तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जुलाई को, नेशनल डॉक्टर्स डे। ये हर साल हम 1 जुलाई को मनाते हैं। और 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनकी जयंती होती है उस दिन। याद रखना, वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ साथ पश्चिम बंगाल के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री भी थे और भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न भी उन्हें दिया गया था। कब मिला था उन्हें भारत रत्न? ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय को भारत रत्न कब मिला था। तो आंसर होगा 1961 में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो हर साल 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 1949 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, इसी कारण से। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है अनिकेत सुनील तलाटी। किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की। और इसके संस्थापक थे गोपाल दास पी कपाड़िया। वैसे 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और हमने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया। तो 1 जुलाई को ये आपके 3 डे मनाए हमने, इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 1 जुलाई को। तो याद रखना, ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है ये दिन। तो इस बार हमने इसको 1 जुलाई को मनाया। मनाने का उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनके विस्तार और लाभ को बढ़ावा दे। और थीम क्या है इस बार की? कोऑपरेटिव पार्टनर्स फॉर एक्सेलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 2 जुलाई को। तो हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन खेल मीडिया के दिग्गजों को सम्मान करता है और उन्हें आम जनता के बीच खेल के बारे में ज्ञान फैलाने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को यानी कि 29 अगस्त को। और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 6 अप्रैल को। और 2 जुलाई को देखो वर्ल्ड यूएफओ डे के रूप में भी मनाते हैं, विश्व उड़न तस्तरी दिवस के रूप में, ये भी ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की वर्तमान रैंक क्या है। तो आंसर होगा 100। तो फीफा की लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग आई है और इसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 100वें स्थान पर है। और ये भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के द्वारा इतिहास में हासिल की गई चौथी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। इससे पहले 1996 में भारत की रैंक 94 थी, 1993 में 99 रह चुकी है और 2017 और 2018 में 96 थी। और अब 2023 में हम देख रहे हैं रैंक है इसकी 100। अच्छा, भारत अगर 100वें स्थान पर है तो टॉप पे कौन है? टॉप पे अर्जेंटीना है। फिर बताइए अभी हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो आंसर होगा भारत ने। तो ये है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो हुआ साउथ कोरिया के बुसान में। फाइनल भारत और ईरान के बीच में हुआ। तो भारत विजेता रहा, ईरान इस बार उप विजेता है। और आपको बता दूं ये इसका 9वां संस्करण है और इन 9 संस्करणों में से भारत 8 बार जीत चुका है। और इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन है? पवन सहरावत। और कबड्डी से तो अभी आपको याद आएगा, पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ था दुबई में। इसको उमा कोलकाता ने जीत लिया पंजाब पैंथर्स को हरा करके। चलो फिर बताओ अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 में कौन विजेता रहा। तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा अभी इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। ये जेवेलिन थ्रोवर है, भाला फेंकते हैं। और अभी आपने पढ़ा था कुछ समय पहले विश्व जेवेलियन रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर आ गए नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने गोल्ड जीता था और ये एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड भी था, इसलिए इनका काफ़ी नाम हुआ। किस दिन इन्होंने भाला फेंक करके गोल्ड जीता था? तो 7 अगस्त 2021 को। इसीलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली।
तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ये हुई कहाँ पे? अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में। इस बार ये इसका 27वां संस्करण था, जिसको जीता है तमिलनाडु ने। किसे हराया या उपविजेता कौन है? हरियाणा। तमिलनाडु ने दूसरी बार ये चैंपियनशिप जीती है। वैसे आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बार मणिपुर विजेता रहा है। मणिपुर ने इस चैंपियनशिप को जीता है 21 बार। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, जिसकी स्थापना होती है 1937 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है और सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा अध्यक्ष का नाम। नए बने थे कुछ समय पहले ही, नाम है कल्याण चौबे। फिर बताइए, अभी हाल ही में 132वें डूरंड कप का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका तो कोलकाता। अच्छा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? ऐसे प्रश्न आएगा तो आंसर होगा फुटबॉल से। ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप। इस बार इसका 132वां संस्करण होगा। कहाँ पे? कोलकाता में। कब से कब तक? 3 अगस्त को शुरू होगा, जो कि 3 सितंबर 2023 तक चलेगा। और इस बार नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की टीमें भी हिस्सा लेंगी। तो आप कह सकते हो विदेशी टीमें 27 साल के बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट हो गया। और डूरंड कप ये विश्व का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। पहली बार इसका आयोजन 1888 में हुआ था और इसका नाम सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था, जो 1884 से 1894 तक विदेश सचिव थे। अच्छा, इसमें सबसे सफल टीमों की बात करें तो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल रही है, जिन्होंने 16 बार इसे जीता है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी का आयोजन हुआ था। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। इसको कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हरा करके। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एशियाई स्क्वैश टूर्नामेंट में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये कि ये एशियन स्क्वैश टूर्नामेंट ये कहाँ पे हुआ? चाइना में, चाइना के हांगझू में। और इसमें मिक्स्ड डबल इवेंट में भारतीय जोड़ी है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की। इन्होंने गोल्ड जीता है। इसमें इन्होंने मलेशिया की जोड़ी को हराया। और इसी में एक और भारतीय जोड़ी ने ब्रोंज मेडल जीता है, वो है अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी। तो ये भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और अभी इन्होंने ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को शुरू किया है। और धीरे धीरे इस मिशन को बाकी 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। और इस मिशन का लक्ष्य क्या है? 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना। आपको याद हो तो इससे संबंधित एक डे आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस, यानी कि सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे। वो कब होता है वो भी याद रखना, 19 जून को। और दूसरा प्रश्न आपने देख लिया कि इसको खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2047 का। ये भी एक प्रश्न बन सकता है अलग से। अब ये है क्या एक्चुअली में? तो ये खून की कमी से जुड़ी एक बीमारी है। ये एक अनुवांशिक रक्त विकार है। इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, या तो उनका शेप और साइज बदल जाता है, जो क्या करती है, खून की नसों में ब्लॉकेज कर देती है, रुकावट का काम करती है। मतलब ये आरबीसी की जो शेप है वो हंस्याकार हो जाती है। यहाँ पे सिकल का मतलब हो गया हंस्याकार, चंद्राकार हो जाती है। और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी भी मर जाती है, जिसके कारण शरीर में खून की कमी हो जाती है और जिसके कारण ही कई जरूरी अंग, हमारे जो ऑर्गन है, वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो एक बार फिर से सुनो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इस एक ही प्रश्न से कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल से। इसको खत्म करने का लक्ष्य 2047 और सिकल सेल एनीमिया अवेयरनेस डे ये 19 जून को मना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही जगन्ना अम्मा वोडी योजना का संबंध किस राज्य है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
तो यहाँ पे बात हो रही है जगन्ना अम्मा वोडी योजना की, या आंध्र प्रदेश की योजना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी इसके चौथे चरण की शुरुआत की गई है। इसका पहला चरण शुरू हुआ था 2019 में। क्या है ये योजना? तो जो माताएं अपने बच्चों को स्कूल भेजती है, तो जो भी स्कूल के खर्चे होते हैं, जैसे कि स्कूल की फीस, उसकी किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह, तो उन माताओं पे इन सब का खर्चा न पड़े, उसके लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत ऐसी माताओं को हर साल 15,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। लेकिन ध्यान रखना, उस बच्चे की स्कूल में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी उनकी माताओं को ये 15,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। तो कोई भी योजना हो, अगर उसकी शुरुआत जगन्ना से हो रही है, तो आप समझ जाओ उसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, चाहे आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी योजना अगर मो से शुरू होती है, मो परिवार योजना, मो बस योजना, मो से शुरू हो रही है, तो उसका संबंध किससे है? उड़ीसा से है। अब जैसे यहाँ पे जगन, इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, तो जगन से जगन्ना, जगन्ना से अगर कोई भी योजना शुरू हो रही है तो आंध्र प्रदेश की है। जैसे कि इसी की तरह और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि मैं आपको याद दिलाऊं तो जगन्ना अम्मा वोडी योजना, तो ये हमने पढ़ लिया। एक जगन्ना चेदोड़ू योजना आपने सुना था। जगन्ना वस्थी दिवेना योजना हो गया। जगन्ना विद्या दिवेना योजना हो गया। एक जगन्ना विद्या कनुका योजना हो गया। तो देखो, सारी शुरुआत हो रही है ना जगन्ना से, तो ये यहीं की है। फिर बताइए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा हरियाणा। तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये हरियाणा में शुरू की जाएगी। ये ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर चलाई जाएगी। आपको बताएं, हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसमें केवल जलवाष्प, वाटर वेपर ही एकमात्र बाई प्रोडक्ट होता है। मैं आपसे अगर पूछूं कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? असम में। और आप जानते हो, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था? चाइना बना था। जबकि दुनिया का पहला देश है जर्मनी। और आप जानते हो, भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक बनाया है रिलायंस ने। और भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना ये कहां पे स्थापित करेगा? पुणे में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री प्रणाम योजना। यहाँ पे प्रणाम का मतलब हो गया प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम, यानी कि कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों को बढ़ावा देना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और वैकल्पिक उर्वरक और जो ऑर्गेनिक खाद है उनके उपयोग को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। किसने दी है? हमारे जो रसायन मंत्री हैं, और वो कौन है? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, यानी कि मनसुख मांडविया। तो ये याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान को ये शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री योजना को शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में, या इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, ट्री मतलब तो आप समझ गए होंगे, पेड़ लगाना होगा। और टैप मतलब, तो घरों में जो नल से पानी आता है उसे हम क्या कहते हैं? टैप वाटर। तो यही इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी को उपलब्ध करवाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा करके हरित आवरण बढ़ाया जाए। ये है वन टैप वन ट्री अभियान, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया। अच्छा, इसी तरह से कुछ और योजनाएं भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, वन फैमिली वन आइडेंटिटी योजना। अब ये हो गया वन टैप वन ट्री योजना। मतलब इसी फॉर्मेट में, ये 1-to-1 वाले फॉर्मेट में ये ज़्यादातर योजनाएं लेकर के आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क ये कहाँ पे खोजा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की है। और इस प्राकृतिक आर्क की उत्पत्ति लगभग 184 मिलियन वर्ष पूर्व जुरासिक युग के दौरान हुई थी।
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष्य है इसे भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क बनाना। इसकी आधार लंबाई 30 मीटर है और ऊंचाई है 12 मीटर। देखो, पहले बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना होती है 1851 में। हेडक्वार्टर कोलकाता में है और अभी आपको याद होगा इसके नए अध्यक्ष बने थे कौन? जनार्दन प्रसाद। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये कहां पे बनेगा, तो इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा? चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस कंपनी ने गैलेक्टिक 01 से अंतरिक्ष में अपना पहला व्यावसायिक मानव मिशन पूरा किया है? तो आंसर होगा वर्जिन गैलेक्टिक। तो रिचर्ड ब्रैंसन नाम के उद्यमी की कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक, और इस कंपनी की स्थापना 2004 में हुई थी। और आप देख सकते हो करीब 19 साल के बाद कंपनी की पहली कमर्शियल स्पेस फ्लाइट ने सफल उड़ान भरी है, और इसी का नाम है गैलेक्टिक 01। मतलब इंसानों को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी खास बात क्या है? इसमें इस स्पेसशिप को रॉकेट से नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट से स्पेस में ले जाया गया, और इस एयरक्राफ्ट का नाम मदरशिप है, जो कि 15,000 फीट की ऊंचाई तक गया, और फिर स्पेसशिप उससे अलग हो गया और फिर ध्वनि की 3 गुना स्पीड से वो आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में पहुंचा। तो इसका नाम याद रखना, वर्जिन गैलेक्टिक। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वी-मैक्स का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस ने वी-मैक्स का सफल परीक्षण किया है। ये क्या है? ये घरेलू हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, और इसे कहां से लॉन्च किया? तो फ्रांस के पास में जो बिस्कन की खाड़ी है वहां से। और हाइपरसोनिक कई बार आपने सुना होगा, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या हो गया? जिसकी स्पीड ध्वनि की स्पीड की 5 गुना से ज्यादा होती है, उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं। अच्छा, क्या हमारे पास कोई हाइपरसोनिक मिसाइल है? तो आंसर होगा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास ब्रह्मोस है, और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रशिया ने मिलकर बनाया। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? तो आंसर होगा LF मोड A। तो अमेरिका की एक ऑटोमोटिव और विमानन कंपनी है LF एरोनॉटिक्स, जिसने अभी घोषणा की है कि उसकी उड़ने वाली कार को अमेरिका से विशेष उड़ान योग्यता सर्टिफिकेट मिला है। तो आपको बता दूं, 2015 में ये कंपनी बनी थी, और जब इसका लक्ष्य था दुनिया की पहली उड़ने वाली कार बनाना, और अब 2023 में कंपनी अमेरिकी सरकार से अपनी उड़ने वाली कार LF मोड A, जिसका नाम है, इसके लिए अप्रूवल पाने वाली पहली कंपनी बन गई है। ये कार 100% इलेक्ट्रिक है। इसे आप सार्वजनिक सड़कों पर भी चला सकते हो। अगर इसकी रेंज की बात करें, अगर इस कार को आप हवा में उड़ाओगे तो इसकी रेंज आपको मिलेगी 177 किलोमीटर, और रोड पे चलाओगे तो इसकी रेंज होगी 322 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, तो पहला प्रश्न तो आपका ये बनेगा कि अभी 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम क्या है? सूर्यांशु। इसे केरल में लॉन्च किया गया था। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा ये किस राज्य में बनाया गया? उत्तराखंड में। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खुला? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पूछेंगे तो वो खुला है गुरुग्राम में। अच्छा, यूं बताओ, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? केवड़िया, गुजरात। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए एक योजना है केंद्र सरकार की, कौन सी? फेम योजना, जो कब आई थी या कब शुरू हुई थी? 2015 में। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट ये किस शहर में लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चेन्नई में। तो ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तेजी से पता लगाने के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है, और यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस ड्रोन पुलिस यूनिट में 3 श्रेणियों के तहत टोटल 9 ड्रोन हैं, जिनके रेंज 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक के हैं। चलिए फिर बताइए,
हाल ही में कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड ये उन पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिनका उपयोग सुपरमार्केट के ग्राहक अपने फल और सब्जियां इकट्ठा करने के लिए करते हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड सरकार ने 2019 में मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैग पर प्रतिबंध लगाया था जिसका उपयोग ग्राहक अपनी किराने की वस्तुओं को घर ले जाने के लिए करते थे। अच्छा, आपको याद है भारत में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया था। कब? 1 जुलाई 2022 को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र सिंह भट्ट को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आप जानते हो ऋषि सुनक, और इन्होंने अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक राजेंद्र सिंह भट्ट को पॉइंट ऑफ लाइट सम्मान से सम्मानित किया। इनकी उम्र है 101 वर्ष। तो 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह को उनकी सेवा और ब्रिटिश भारतीय युद्ध के दिग्गजों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए अविभाजित भारतीय पूर्व सैनिक संघ चलाने के उनके काम के लिए पहचाना गया है, या इसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। बाकी अभी जानते हो बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 मिला है ललित नटराजन को। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला अरुंधति रॉय को। और आप जानते हो मेन बुकर पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। और अभी यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा एमसी मैरी कॉम को। तो महिला मुक्केबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजेता एमसी मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मणिपुर की बॉक्सर हैं। अच्छा, इनके अलावा ऑस्कर के लिए नामित फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज के डायरेक्टर हैं शेखर कपूर। इनको दोनों देशों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन में ये नाम देख रहे हो आप, राजेंद्र सिंह भट्ट। अभी हमने पढ़ा था जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उनके द्वारा इनको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी पेन पिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा माइकल रोसेन को। तो प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक हैं माइकल रोसेन, जिन्हें अभी पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना है। तो ये एक ब्रिटिश लेखक है, इनको ये पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना। बाकी अभी जानते हो डेनिस फ्रांसिस, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। किस देश से हैं ये? त्रिनिदाद और टोबैगो से। और आप जानते ही हो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से इनको सम्मानित किया गया। और सर डेविड चिपरफील्ड प्रित्जकर पुरस्कार मिला इनको। अगर मैं पूछूं अभी सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को मिला है उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, वो बुल्गारिया के लेखक हैं। ये भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा अजय बंगा। तो अभी कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2023 के महान प्रवासियों की सूची जारी की है जिसमें एकमात्र भारतीय प्रवासी हैं अजय बंगा। और अजय बंगा से आपको याद आएगा ये अभी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनका नाम याद रखना। बाकी कमला हैरिस आप जानते हो अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। और डॉक्टर विवेक मूर्ति ये अमेरिकी सर्जन जनरल हैं। नील मोहन अभी यूट्यूब के नए CEO बने। और नीली बेंदापुडी की बात करें तो ये भारतीय अमेरिकी हैं।
और इनको मिला है इमिग्रेंट अवार्ड 2023। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 126वें स्थान पे तो भारत है। बात कर रहे हैं यहाँ पे हम ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की, और इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसके अनुसार जो अफगानिस्तान है ये लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा है। ये इस इंडेक्स का 17वां संस्करण है और भारत इसमें 126वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले आप देखोगे तो 9 स्थान ऊपर है भारत, 126वें स्थान पर है। और टॉप पे कौन है? यानी कि सबसे शांत देश ये बताया गया है आइसलैंड को। दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और तीसरे पे है आयरलैंड। और सबसे आखिरी में यानी कि सबसे कम शांतिपूर्ण देश ये अफगानिस्तान है 163 नंबर पे। तो टॉप पे तो याद रखना आइसलैंड है, लास्ट में अफगानिस्तान है और भारत 126 नंबर पे है, ये ध्यान रखना। और अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा एप्पल। तो एप्पल का बाजार पूंजीकरण $3 ट्रिलियन का हो गया है और इस तरह से ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। देखो, एप्पल कंपनी के संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, लेकिन अभी वर्तमान में सीईओ हैं टिम कुक। और इसी तरह से एक प्रश्न आपको याद आना चाहिए, अभी हमने पढ़ा भी था कि विश्व का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक ये कौन सा बन गया है? तो ये भारत का है HDFC बैंक। पहले नंबर पे अमेरिका का JP मॉर्गन है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। तो भारतीय वायुसेना इस साल के अंत में बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय अभ्यास यानी कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का आयोजन करेगी। मतलब इसमें 12 देश जैसे कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह हिस्सा लेंगे। और इस एक्सरसाइज का नाम याद रखना तरंग शक्ति है और ये भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने इनफेन मैरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। एक्सरसाइज का नाम है ये इनफेन, नाम से क्लियर है। IN मतलब इंडिया, FN मतलब फ्रांस। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुआ? विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम के पास बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ और इसमें भारत की तरफ से INS राणा और INS सुमेधा ने हिस्सा लिया। INS सुमेधा याद आ रहा है कुछ? सूडान में हिंसा में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने INS सुमेधा को ही भेजा था। और कौन सा ऑपरेशन नाम दिया? उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी। ऐसे याद रखा करो, चीज़ों को इस तरह से लिंक किया करो, इससे आपका रिवीजन भी होगा और चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। चीज़ें आप कहते हो ना जल्दी भूल जाते हैं, आपको कैसे याद रह जाता है? याद रखना चाहते हो ना चीज़ों को लंबे समय तक, कम से कम एग्जाम तक, जिंदगी भर के लिए नहीं, कम से कम एग्जाम तक। तो उसका एक ही तरीका है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करने के तरीके खोजो। भाई एक तरीका तो ये हो गया कि आपने एक बार रजिस्टर पढ़ लिया, फिर कुछ दिन बाद वापस से उसी रजिस्टर को पढ़ो, फिर कुछ दिन बाद उस रजिस्टर को बार बार पढ़ते रहो, ये एक तरीका है, नॉर्मल सबको पता है। दूसरा तरीका, जब भी आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश करो कि यार ये देखो ये चीज़ आ गई, ये शब्द आ गया, अच्छा ये शब्द हमने और कहाँ पढ़ा था, अच्छा इससे संबंधित में और क्या रिलेट कर सकता हूँ और क्या याद कर सकता हूँ। तो ऐसे पढ़ोगे तो ये भी एक तरीका है चीज़ों को रिवाइज करने का और आपको मज़ा भी आएगा इसमें, तो क्योंकि इसमें आपका दिमाग काम करेगा। और आप जानते हो वैसे अभी फ्रांस के साथ हमने फ्रेंजेक्स एक्सरसाइज भी किया था केरल के तिरुवनंतपुरम में। फ्रांस के साथ अभी हमने वरुण एक्सरसाइज भी किया। और फ्रांस के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, शक्ति हो गया, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भी हमने फ्रांस के साथ ही किया। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तुषार मेहता को। तो अभी तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानूनी अधिकारी होता है। अच्छा, वैसे हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणि।
और नितिन अग्रवाल ये भी बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। लेकिन याद रखना, एक अमित अग्रवाल नाम भी आपने सुना होगा, ये UIDAI के डायरेक्टर जनरल बने। और इसी तरह से प्रवीण सूद की बात करेंगे तो ये CBI के डायरेक्टर बने। लेकिन प्रवीण कुमार श्रीवास्तव पूछेंगे तो ये भी चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने, यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो ये मिलते जुलते नाम जो भी थे वो भी मैंने आपको बता दिए इस प्रश्न में, तो ध्यान रखना। बढ़ते आगे। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जू हाओलियांग को। जू हाओलियांग नाम से ही क्लियर है, चाइना के हैं ये, और अभी ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के नए डेप्यूटी चीफ बने हैं। पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भारतीय का नाम होगा। मतलब इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो एक भारतीय हैं, उनका नाम है उषा राव मोनारी, उनके स्थान पे ये आए हैं। वे अभी तक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की डेप्यूटी चीफ थी, इसलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। देखो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 1965 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और इसके हेड कौन है? अचिम स्टेनर है। और जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, उसी को यही जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाकी लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की CEO हैं, और डिल्मा रूसेफ याद है आपको, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने थे, ब्राजील से हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का कौन सा बैंक ये दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो यहाँ पे दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की बात हो रही है। तो इसमें पहले स्थान पे तो है अमेरिका का JP मॉर्गन, और इसमें चौथे स्थान पे भारतीय बैंक है HDFC बैंक। एक्चुअली कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो HDFC लिमिटेड है उसका HDFC बैंक में मर्जर हो रहा है, और अभी ये विलय हो चुका है, और इसी के साथ ये मार्केट कैप, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। और आप इसे यूं भी कह सकते हो कि मार्केट कैप के लिहाजा से ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और ये जो HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ है, आपको बता दूं, ये देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी जिसका विलय हुआ, जिसका मर्जर हुआ HDFC बैंक में। तो अब सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल बैंक कौन सी है? JP मॉर्गन है, और इसमें चौथे स्थान पर भारत का बैंक है जो कि है HDFC बैंक। देखो, HDFC बैंक की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और मैनेजिंग डायरेक्टर है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और आप जानते हो, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक आपका यही है, HDFC बैंक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। एक्चुअली में अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन रखने का फैसला किया है। फिर बताओ, अभी हाल ही में 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। और अगर मैं पूछूं अभी सहकारिता दिवस कब मनाया गया था, तो 1 जुलाई को मनाया था, क्योंकि जुलाई के पहले शनिवार को ये मनाया जाता है।